नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जेनेटिक्स आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये बेटसन के द्वारा किया गया है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? काली खांसी जीवाणु जनित रोग है, अतिसार भी जीवाणु जनित है और सुजाक रोग भी जीवाणु के कारण होता है। तो ये सभी रोग किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। दीमकी आंत्र में सेलुलोज पाचन हेतु कौन सा अंग उपस्थित रहता है या कौन उपस्थित रहता है? तो जीवाणु पाया जाता है। दीमकी आंत्र में सेलुलोज की पाचन के लिए जीवाणु उपस्थित रहते हैं। दीमक है वो आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। दीमक है वो आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सीसा जिसका प्रतीक चिन्ह पीबी होता है, टिन जिसका प्रतीक चिन्ह एसएन होता है, मिश्र धातु टांका या शोल्डर है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? टांका या शोल्डर कहते हैं, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। शोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है। टांका या शोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है, ये भी बात सही है। तो ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। हेजा जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही बात है। रेबीज रोग में जल से डर लगता है, ये भी सही है। ओआरएस घोल अतिसार एवं आंतरशोध में लाभदायक है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा प्रथम बार कदम किस यान के द्वारा रखा गया? तो ये अपोलो 11 यान के द्वारा रखा गया है। अपोलो 11 मिशन द्वारा नील आर्मस्ट्रांग व बज ऑल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। चांद पर प्रथम कदम रखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा थे। और प्रथम व्यक्ति की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल रिक्त स्थान तक लागू होता है, तो ये कैल्शियम तक लागू होता है। ऑक्टेट्स का जो न्यूलैंड सिद्धांत है या न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है। कौन से तत्वों पर? भारी तत्वों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। न्यूलैंड ने 56 तत्वों को ही अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। सल्फाइड ऐसक को, कौन सा ऐसक है? सल्फाइड ऐसक है, उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहा जाता है। सल्फाइड ऐसक के लिए कौन सी क्रिया होती है? भर्जन होती है। और कार्बोनेट ऐसक के लिए कौन सी होती है? निस्तापन होती है। जिंक ऐसकों का भर्जन व निस्तापन निम्न प्रकार है। किसका? जिंक अयस्कों का भर्जन व निस्तापन किस प्रकार से होता है? देखिए, ये होता है 2ZnS प्लस 3O2 को जब ताप देंगे तो 2ZnO प्लस 2SO2, इस क्रिया को क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापमान देते हैं तो वह जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। फिर देखिए ZnCO3 कार्बोनेट अयस्कों का क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। तो जिंक कार्बोनेट को तापमान देंगे तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहा जाता है। सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो सिफिलिस रोग है वो ट्रेपोनीमा पेलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? ट्रेपोनीमा पेलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अभाव होता है। तो इसमें दूध में क्या होता है? आयरन और विटामिन सी का अभाव पाया जाता है। दूध में आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। निम्न में से डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो डी ब्लॉक का तत्व है वो कॉपर है। कॉपर डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व है वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से? वर्ग 3 से 12 के तत्व है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। डी ब्लॉक के सारे तत्व होते हैं वो धातु होते हैं।
डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के कुछ तत्वों में या यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, जैसे प्लेटिनम है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 है। ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व है और उनके यौगिक हैं जो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में अन्य धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।